इंट्रोवर्ट लड़का पूरा दिन गेम खेलते रहता है और अपनी क्यूट सी एक दोस्त से प्यार करता है, लेकिन जब वो उसे आई लव यू बोलने वाला था तब उसका बेस्ट फ्रेंड उसे धोखा दे देता है और उस लड़की को खुद का बना लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दुनिया की सबसे पॉपुलर लड़की उसे प्रपोज करती है, ठीक उसी समय जब उसके दोस्त और प्यार ने उसे धोखा दिया होता है। तो आगे क्या होगा? अगर आपको भी लाइफ में रिजेक्शन मिला है तो इस कहानी को मिस मत करना। मिंगफेई नाम का ये लड़का असली जिंदगी में एकदम नाकारा है। दिन भर अपने गंदे से कमरे में पड़ा रहता है, बस अपनी पसंदीदा खेल खेलते हुए खुद को टॉप खिलाड़ी मानता है और इस बात पर इतना खुश होता है जैसे दुनिया जीत ली हो। वो अपने ऑनलाइन दोस्त के साथ मुकाबला खेल रहा था। कीबोर्ड पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई युद्ध लड़ रहा हो, पूरा दम लगाकर खेल रहा था जैसे उसका नाम इतिहास में लिखवाना हो। खेल जीत गया और उसका दोस्त अलविदा कहकर चला गया, लेकिन मिंगफेई तो अकेला बैठा उखड़ा हुआ था क्योंकि अब ऑनलाइन कोई भी नहीं था जो उसके साथ खेल सके। फिर वो अपने उस फर्जी प्रोफाइल को देखने लगा जिससे उसे प्यार हो गया था और ठीक उसी वक्त जब वो अपने गंदे कीबोर्ड पर लार टपकाने ही वाला था तभी उसे एक टॉप प्लेयर का चैलेंज आया। उस प्लेयर का नाम था नैनो और उसने मिंगफेई को एक मुकाबले के लिए ललकारा। मिंगफेई ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों का मुकाबला शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ मिंगफेई उस खिलाड़ी की काबिलियत देखकर दंग रह गया। ये तो उससे कहीं ज्यादा कठिन निकला जितना उसने सोचा था। फिर मिंगफेई ने अपनी कलाई की रफ्तार और माउस की चाल में ऐसा जादू दिखाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। कुर्सी से खड़ा हो गया जैसे असली जंग लड़ रहा हो। लेकिन तभी नैनो ने उसे एक मैसेज भेजा जिसमें उसने मिंगफेई की अगली चाल पहले से ही बता दी और बस मिंगफेई हार गया। वो वही जम गया जैसे कोई स्टेच्यू बना दिया हो। हारने के बाद मिंगफेई वही बैठा सोचता रह गया कि आखिर ये खिलाड़ी कौन था और उसने उसे ऐसे कैसे हरा दिया। फिर उसने उस प्रोफाइल की और जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो तो बिल्कुल खाली था। हताश होकर उसने गेम बंद कर दी और खेलना छोड़ दिया। अब सीन बदलता है। असल में जिसने मिंगफेई को हराया था वो एक लड़की थी जिसका नाम था चेन मोटोंग। वो एक रैंक की ड्रैगन स्लेयर थी जो कैसल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन गेम में उसे लोग नैनो के नाम से जानते थे। नैनो अपने दोस्तों के साथ शहर में घूम रही थी और उन्हें पता चलता है कि कैसल कॉलेज का प्रिंसिपल मिंगफेई में दिलचस्पी ले रहा है क्योंकि उसके मुताबिक मिंगफेई एस रैंक का छात्र बनने की काबिलियत रखता है। लेकिन मोटोंग को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या खास है मिंगफेई में, इसलिए उसने उसे चुनौती दी थी ताकि ये देख सके कि सब हंगामा किस बात का है। उसे गुस्सा आ रहा था कि मिंगफेई को कैसल कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्कॉलरशिप भी दे दी, जबकि वो सोचती है कि मिंगफेई जैसा नाकारा वहाँ पढ़ने के लायक नहीं है, खासकर तब जब उसने उसे 1v1 मुकाबले में हरा दिया था। उसके दोस्त भी उलझन में थे और नैनो से कहते हैं कि मिंगफेई के बारे में और पता करो। तो वो कैसल कॉलेज के एआई सिस्टम एवा में लॉग इन करती है। एवा उसे नमस्ते कहती है और नैनो मिंगफेई की जिंदगी, उसके शौक और निजी दिलचस्पियों के बारे में सवाल पूछने लगती है। उसे पता चलता है कि मिंगफेई के स्कूल में कोई दोस्त नहीं है, असल जिंदगी में उसका कोई नामो निशान नहीं है और उसे सिर्फ गेम खेलना पसंद है। उसे ये भी पता चलता है कि मिंगफेई के माँ बाप ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और अब वो अपने चाचा और चाची के साथ रहता है जो दिन भर उस पर ताने कसते रहते हैं। और हाँ, उसका एक कमीना कजिन भी है जिसका नाम है मिंगजेई। अब सुनो, मिंगफेई की असली मस्ती तो अब शुरू होती है। उसको अपने कजिन मिंगजेई से बदला लेना बड़ा पसंद है और कैसे ऑनलाइन लड़की बनकर उसे उल्लू बनाता है, उससे गेम में डेट करता है, बस सिर्फ बदले की आग में घी डालने के लिए। लेकिन असली दुनिया में उसकी हालत ऐसी है कि उसके चाचा चाची उस पर चीखते रहते हैं कि कुछ कमाने का भी सोच ले वरना कोई कॉलेज उसे नहीं अपनाएगा। बोले तो ब्रेन डेड, नल्ला इंसान बन के सड़ जाएगा बिना किसी भविष्य के। उधर नैनो को भी ये पता चलता है कि मिंगफेई को स्कूल की एक लड़की जिसका नाम है चेन वैन वेन पर क्रश है। लेकिन नैनो का असली सवाल था इस बंदे के सपने क्या है और भविष्य में ये खुद को कहाँ देखता है। अब जैसे ही उसने मिंगफेई के सपनों की छानबीन की, एवा ने उसे बताया कि भाई साहब का तो सपना ये है कि वो बस एक न्यूज स्टैंड पे काम करे ताकि बस इतना कमा सके कि अपने गेम्स अपडेट कर सके और ऑनलाइन बने रह सके। अब इससे बड़ा नल्लापन क्या होगा। ये सुनकर नैनो को तो ऐसा झटका लगा कि उसके दोस्त ने गाड़ी तक का कंट्रोल खो दिया। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर इस नालायक को प्रिंसिपल क्यों कॉलेज में बुलाना चाहता है। ये तो बस एकलौता आलसी इंसान है। अब मिंगफेई जो खुद के ख्यालों में खोया रहता है, घर के काम के लिए कुछ सामान लेने बाहर निकला। रास्ते में उसे पोस्टमैन से मिलता है और पूछता है कि उसके लिए कोई चिट्ठी आई है क्या। पोस्टमैन उसे कुछ चिट्ठियाँ और एक पैकेज देता है जिसमें एक डिवाइस होता है। पहली चिट्ठी में लिखा होता है कि उसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया है और दूसरी चिट्ठी में लिखा होता है कि उसे कैसल कॉलेज में दाखिला मिल गया है। और ये सब खासतौर पर प्रोफेसर गुडेरियन के कहने पर हुआ है जिसने ये चिट्ठी उसे भेजी। मिंगफेई को तो ऐसा लगता है जैसे वो सपना देख रहा हो। खुद को जगाने की कोशिश करता है लेकिन सब कुछ असली ही निकलता है। भागता हुआ घर पहुंचता है और अपने घर वालों को ये खुशखबरी सुनाता है। लेकिन ये क्या, उसके चाचा चाची को तो लगता है कि मिंगफेई ने कोई नकली चिट्ठी बना ली है। उसकी चाची तो गुस्से में पागल ही हो जाती है और उसे दुत्कारती है कि ये सब बस उसकी चाल है। उसका कजिन मिंगजेई भी उसे ताने मारता है कि उसके जैसे नल्ले को वो कॉलेज कैसे स्वीकार कर सकता है क्योंकि उस अकादमी में तो सिर्फ इंसान और जादू का मेल करने वाले लोग ही पढ़ सकते हैं। मिंगजेई बताता है कि वहाँ के सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम है चू झाइहेंग, एक ऐसा ह्यूमन हाइब्रिड जो पूरे कैसल एकेडमी में सबसे ताकतवर छात्रों में से एक है। मिंगजेई ऐसे बोलता है जैसे उसने कोई पवित्र ग्रंथ सुना दिया हो और फिर कहता है कि मिंगफेई जैसे लोग तो चू झाइहेंग के सामने कहीं भी नहीं टिक सकते। लेकिन मिंगफेई को तो उस वक्त कुछ और ही हो रहा था। वो अपने ख्यालों में
खो गया था और एक सपना सा देखने लगा। उस सपने में एक हेलीकॉप्टर उनके अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकता है। उसमें से एक आदमी उतरता है, वही चू झाइहेंग। वो मिंगफई को एकेडमी में शामिल होने के लिए बुलाता है और उसके सामने झुककर उसे अपना मास्टर बुलाता है। बोलता है कि हम तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी मिंगफई का सपना टूटता है और वो वापस हकीकत में आ जाता है। उसे लगता है कि शायद उसके घर वाले सही कह रहे हैं और शायद ये सब मजाक ही है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी वो डिवाइस जो चिट्ठी के साथ आया था अचानक से बजने लगता है। उसकी चाची उसे बताती है कि कॉल पर जो व्यक्ति है वो मिंगफई का इंटरव्यू लेना चाहता है, खासतौर पर कैसल कॉलेज में एडमिशन के बारे में। अब सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मिंगफई अपने बेस्ट फ्रेंड से ऑनलाइन बात करता है। वैसे तो सब उसको बेवकूफी समझ रहे थे, लेकिन उसका दोस्त तो एकदम एक्साइटेड था और उसने मिंगफई को कुछ टिप्स भी दिए कि इंटरव्यू में कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। अगले दिन मिंगफई पहुंचता है उस बिल्डिंग में जो मेन सिटी में है इंटरव्यू के लिए, और वहाँ पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ कुछ उसके पुराने स्कूल के क्लासमेट्स भी थे और उनमें से एक थी उसकी लाइफ टाइम क्रश चेन वेनवेन। अब लाइन में सब इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे। मिंगफई ने वेनवेन से पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुंची और उसे थोड़ी हिम्मत भी दी। बोला, टेंशन मत ले यार, तू तो कमाल की स्पीकर है और हमेशा अपने क्लास की टॉप स्टूडेंट रही है। वेनवेन ने थैंक यू बोला और फिर इंटरव्यू शुरू हुए। एक एक करके सबको बुलाया गया। आखिरकार नंबर आता है मिंगफई का। अब भाई साहब ने तो पिछली रात में सारे सवाल जवाब रट लिए थे ताकि कोई गड़बड़ न हो, लेकिन जब एग्जामिनर उससे सवाल पूछता है तो वो क्या पूछता है, क्या तुम एलियंस में विश्वास करते हो? मिंगफई का दिमाग तो घूम ही गया। उसने सोचा था कि वो पूछेंगे कि वो कहाँ बड़ा हुआ, उसकी लाइफ स्टोरी क्या है, लेकिन ये तो कोई अलग ही गेम खेल रहे थे। तभी एक दूसरा इंटरव्यूअर जो सारे जवाब टाइप कर रहा था बोलता है, हमें तुम्हारी लाइफ स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, बस इन सवालों का सही से जवाब दो, ये बहुत जरूरी है। मिंगफई थोड़ा कंफ्यूज था लेकिन फिर भी जवाब दिया, हाँ मैं एलियंस में विश्वास करता हूँ। हर रात मैं आसमान में तारों को देखता हूँ और सोचता हूँ कि ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो जरूर कहीं न कहीं और भी जीवन होगा, कहीं न कहीं इस गैलेक्सी में किसी दूसरे ग्रह पर। फिर भी इतने बेतुके सवाल सुनने के बाद मिंगफई ने माफी मांगी और कहा, मुझे लगता है कि मैंने गलत कॉलेज के लिए साइन अप कर दिया है, और वो बिल्डिंग छोड़कर चला गया। अब जैसे ही मिंगफई बाहर निकलता है एक आदमी बिल्डिंग में घुसता है और ये कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर गुडेरियन था। वो दोनों इंटरव्यूअर्स पर चीखता है, तुम लोगों को मिंगफई को रोकना चाहिए था, उसे मनाना चाहिए था, फौरन उसका फोन लगाओ और उसे वापस बुलाओ। इंटरव्यूअर्स को समझ नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर इतना गुस्से में क्यों है, आखिर ये मिंगफई ऐसा कौन सा कांड कर चुका था। अब मिंगफई घर जाते वक्त वेनवेन से मिलता है। वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ ग्रेजुएशन पार्टी में चलोगे? मिंगफई झट से मान जाता है और फिर सोचता है कि एक दिन वो वेनवेन से शादी करेगा, शहर में कहीं बस जाएगा और खुशहाल जिंदगी जिएगा, क्योंकि अब तो उसे पक्का लग रहा था कि उसने कैसल कॉलेज में एडमिशन का चांस पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है उसकी चाची बताती है कि एक आदमी जिसका नाम गुडेरियन है उसने कॉल किया था और उसने कहा कि मिंगफई ने इंटरव्यू पास कर लिया है और वो कैसल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। अगले दिन मिंगफई अपने परिवार के साथ प्रोफेसर गुडेरियन से मिलने के लिए उस बिल्डिंग में वापस जाता है। इस बार उसकी चाची, चाचा और कजिन भी साथ होते हैं क्योंकि उन्हें उसकी पढ़ाई के बारे में बात करनी थी। अब उसकी चाची का पहला सवाल क्या था? पैसे के बारे में। जैसे ही वो बैठी सीधा पूछ लिया कि पैसे कहाँ से आएंगे और मिंगफई कहाँ रहेगा। प्रोफेसर ने बताया कि मिंगफई को $36,000 हर साल उसकी बैंक में दिए जाएंगे स्कॉलरशिप के तौर पर और वो अकादमी में ही रहेगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर उसकी चाची के तो होश उड़ गए। फौरन मिंगफई को मान जाने की मिन्नतें करने लगी और प्रोफेसर से बोली कि हाँ ये तो पक्का वहाँ जाएगा। लेकिन असली झटका तब आता है जब प्रोफेसर बताता है कि वो मिंगफई को क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि मिंगफई की आत्मा में एक दुर्लभ 100 साल पुरानी प्रतिभा छिपी हुई है। उसके चाचा चाची तो एकदम कंफ्यूज हो गए, लेकिन प्रोफेसर ने एक चिट्ठी निकाली जो मिंगफई के माँ बाप ने लिखी थी और ये पता चला कि उसके माता पिता भी कैसल अकादमी के सम्मानित छात्र थे। प्रोफेसर ने वो चिट्ठी मिंगफई को दे दी। मिंगफई के लिए ये एकदम शॉकिंग था। वो तो हमेशा ये सोचता था कि उसके माँ बाप ने उसे बिना किसी वजह के छोड़ दिया, लेकिन असल में वो पूरा वक्त उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। वो बहाना बनाकर वहाँ से बाहर जाता है और टॉयलेट में जाकर चिट्ठी पढ़ता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी माँ ने उस चिट्ठी में सब कुछ समझाया था, क्यों उन्होंने उसे उस रात छोड़ा और ये भी कि वो हमेशा उससे प्यार करती थी और वही उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा था। लेकिन अपनी ब्लड लाइन की वजह से उन्हें कैसल कॉलेज में जाना पड़ा। चिट्ठी में ये भी लिखा था कि जब मिंगफई बड़ा हो जाए तो वो चाहती थी कि प्रिंसिपल उसे स्कॉलरशिप दे और उसे एक खुशहाल जिंदगी मिले। अब मिंगफई रो ही रहा था कि तभी नैनो वहाँ आती है और भाई साहब, मिंगफई गलती से लड़कियों के बाथरूम में चला गया था। नैनो उसे वहाँ से बाहर निकालती है और वापस मीटिंग में लेकर जाती है। वापस आकर प्रोफेसर उससे पूछता है कि वो अकादमी में एडमिशन लेना चाहता है या नहीं, लेकिन मिंगफई कहता है कि उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। लेकिन तभी नैनो बम फोड़ देती है। बोलती है कि मिंगफई की हिचकिचाहट का कारण ये है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और उसे पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहता। मिंगफई एकदम शॉक में। उसको लगा कि शायद नैनो चेन वेनवेन के बारे में जानती है, लेकिन नैनो कहती है कि उसने बस रैंडमली गेस किया। लेकिन फिर वो खुद को पकड़वा लेती है क्योंकि वो कुछ ऐसा बोलती है जो उसने मिंगफई से गेम में दुश्मनी के दौरान कहा था। मिंगफई को तुरंत समझ आ जाता है कि मोतोंग असल में नैनो ही है और वही बंदी है जिसने उसे गेम में हराया था। अब मिंगफई छत पर बैठा सोच रहा है कि नैनो उसके प्राइवेट मामलों के बारे में इतना कैसे जानती है। वो अपने फोन को निकालता है और चेन वेनवेन के लिए अपने फीलिंग्स
फीलिंग्स कॉन्फेस करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने लगता है, नैनो अचानक से उसके पीछे प्रकट हो जाती है और वो डर के मारे उछल जाता है। नैनो उसे बताती है कि ईवा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आसानी से उसका लोकेशन ढूंढ सकती है और वो प्रोफेसर गुडेरियन के आदेश से उसे समझाने आई है कि अकादमी में शामिल होने के लिए वो एक और बार सोचे। मगर मिंगफई फिर से हेजिटेट करता है और इस बार वो साफ कहता है कि वो चेन वैनवेन से प्यार करता है और जब तक वो उससे अपने फीलिंग्स का इजहार नहीं कर लेता तब तक वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। नैनो ने मिंगफई को साफ साफ बता दिया कि चेन वैनवेन उसे पसंद नहीं करती और वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मौके को सिर्फ उस लड़की के लिए बर्बाद कर रहा है जो उससे प्यार तक नहीं करती। लेकिन मिंगफई को लगता है कि उसके पास अभी भी चांस है, क्योंकि वैनवेन ने उसके साथ ग्रेजुएशन पार्टी में जाने का ऑफर दिया था। नैनो उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है और कहती है कि अगर उसने अब ये मौका छोड़ दिया तो ये उसकी जिंदगी पर हमेशा के लिए असर डालेगा। अगले दिन मिंगफई वैनवेन के साथ ग्रेजुएशन पार्टी की तैयारी के लिए सामान खरीदने निकलता है, लेकिन तभी नैनो फिर से प्रकट होती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो वैनवेन को छोड़ दे। नैनो बताती है कि प्रोफेसर आज रात ही जा रहे हैं तो उसे अपना निर्णय तुरंत लेना होगा। लेकिन मिंगफई का प्लान तो सेट था। वो ग्रेजुएशन पार्टी में वैनवेन को अपने दिल की बात बताने वाला था, इसलिए वो फिर से नैनो के ऑफर को ठुकरा देता है। अब तो मिंगफई अपने इजहार की प्रैक्टिस तक करने लगा, शीशे के सामने खड़ा होकर, क्योंकि उसके पास एक पैसा भी नहीं था तो वो जमीन से फूल तोड़ कर लाया ताकि वो वैनवेन को दे सके। पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी उसका दोस्त झाओ मेंगू उसे एक सूट लेकर आता है। सूट पहनने के बाद मिंगफई स्टेज की ओर बढ़ता है, फूल हाथ में लिए, पूरी तैयारी के साथ कि वो वैनवेन के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सके। लेकिन तभी झाओ मेंगू फूलों का गुलदस्ता लिए स्टेज पर आ जाता है और चेन वैनवेन से अपने प्यार का इजहार कर देता है। और सबसे बड़ा झटका, वैनवेन भी उसी के लिए प्यार जताती है और वहीं पर दोनों डेटिंग शुरू कर देते हैं। मिंगफई तो बस खड़ा रह जाता है, एकदम खामोश, अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपनी क्रश दोनों की बेवफाई को देखकर। दिल टूट चुका था, मगर तभी नैनो प्रकट होती है और इस बार वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सारे क्लासमेट्स भी एकदम दंग रह गए। वो बेहद शान के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरती है। नैनो मिंगफई के पास पहुंचती है, अपने साथ आई लड़कियों को इशारा करती है और वो सब मिलकर मिंगफई का पूरा आउटफिट चेंज कर देती है। अब नैनो अपने हाथ को मिंगफई के हाथ में डालती है और वैनवेन और मेंगू को बताती है कि मिंगफई के पास उनसे भी ज्यादा जरूरी काम है। ये बात सुनकर मेंगू को गुस्सा आ जाता है। नैनो कहती है कि ये आखिरी बार है जब वो लोग इस पुराने मिंगफई को देख रहे हैं और फिर वो मिंगफई को लेकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। नैनो कहती है कि अगर मिंगफई चाहे तो वो एक बार पीछे मुड़कर वैनवेन को देख सकता है, लेकिन मिंगफई एकदम अल्फा चैट की तरह बिना पीछे देखे आगे बढ़ता है। अब दोनों गाड़ी में काफी देर तक सफर करते हैं, जब तक कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म नहीं हो जाता। वो दोनों एक जगह रुकते हैं ताकि टैंक को फिर से भरा जा सके। वहीं पर नैनो मिंगफई को बताती है कि वो प्रिंसिपल और प्रोफेसर को निराश नहीं कर सकती। उसे मिंगफई को कैसल एकेडमी में शामिल करवाना ही होगा। लेकिन मिंगफई उसे धन्यवाद देता है कि उसने हार नहीं मानी और उसे बार बार समझाया। अब वो अपने निर्णय को फिर से सोचने को तैयार था और आखिरकार कैसल कॉलेज में शामिल होने का फैसला कर लेता है। जैसे ही मिंगफई अपने फैसले को नैनो को बताता है, नैनो तुरंत ईवा को जानकारी देती है। ईवा मिंगफई का पहली बार अभिवादन करती है और उसे उसके सभी करंट स्टैटिस्टिक्स बताती है। वो उसे एस रैंक स्टूडेंट का खिताब देती है, उसके स्टूडेंट आईडी कोड और कॉलेज की सारी जानकारी भी देती है। तभी नैनो उसे एक क्राउन पहनाती है और उसे कॉलेज का किंग घोषित कर देती है, जबकि उसने अभी तक कुछ भी खास किया नहीं है। ये सुनकर मिंगफई पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। नैनो बताती है कि उससे पहले भी कई लोग क्राउन पहन चुके हैं, जैसे उसके माता पिता, लेकिन एक बात और, लोग इस क्राउन के लिए मरने मारने तक पर उतर आते हैं। फिर भी नैनो मिंगफई के सामने झुकती है और कहती है कि वो उसकी पर्सनल सबॉर्डिनेट, अधीनस्थ बनेगी और उसे वो सारा नॉलेज देगी जो उसने सालों तक कॉलेज में पढ़ाई करके सीखी है। मिंगफई खुशी खुशी उसे अपना दोस्त मान लेता है। ईवा मिंगफई की सारी जानकारी सिस्टम में सेव कर लेती है ताकि वो कभी भी उसे इस्तेमाल कर सके। ये खबर कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती है। कुछ दिनों बाद मिंगफई एयरपोर्ट पर होता है और एक ऑफिसर से सीसी लाइन के बारे में पूछता है जो उसे कॉलेज तक ले जाएगी, लेकिन ऑफिसर कहता है कि ऐसी कोई लाइन नहीं है और मिंगफई को भीख मांगने वाला समझकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। मिंगफई अपने पास बचे सिर्फ $20 को देखकर सोचता है कि वो भिखारी नहीं है, लेकिन जब वो इधर उधर देखता है तो उसे कई और लोग भी दिखते हैं जो उसकी तरह ही गरीब और बिखरे हुए लगते हैं। ऑफिसर उसे चीनी एम्बेसी जाने को कहता है और वहाँ से रहने और खाने का इंतजाम करने की सलाह देता है। ये सुनकर मिंगफई खुद को एक स्कैम एनपीसी जैसा महसूस करने लगता है। भूख के मारे वो मैकडॉनल्ड्स जाता है एक बर्गर लेने, लेकिन उसे सर्व करने से मना कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ भिखारियों को सर्व नहीं करते। तभी उसकी मुलाकात एक सिल्वर बालों वाले लड़के से होती है जिसका नाम है फिंगर, और ये वो लड़का है जिसे देखकर लड़कियां तो कन्वेंस में जलवे बिखेर देंगी, लेकिन असल में वो भी पूरी तरह कंगाल है। फिंगर मिंगफई से कुछ पैसे मांगता है सोडा खरीदने के लिए। फिर वो मिंगफई के हाथ में कैसल कॉलेज का कार्ड देखता है और उससे पूछता है कि क्या वो भी वही का स्टूडेंट है। फिर फिंगर अपना कार्ड भी दिखाता है और कहता है कि वो उसका सीनियर है। पर मजेदार बात यह है कि फिंगर मिंगफई के सारे पैसे छीन लेता है सिर्फ मजे के लिए। रात में दोनों एक साथ बैठते हैं और फिंगर बताता है कि वो 8 साल से कॉलेज में है, जबकि ज्यादातर स्टूडेंट्स 4-5 साल में ही ग्रेजुएट कर जाते हैं, लेकिन फिंगर इतना ऑसम है कि उसने एक ही ग्रेड 4 बार रिपीट कर दिया। अब दोनों मेट्रो स्टेशन पर बैठते हैं और उस सीसी लाइन का इंतजार करते हैं जो उन्हें कॉलेज तक पहुंचाएगी। फिंगर
समझाता है कि कॉलेज एक वैली में छुपा हुआ है और वहाँ पहुँचने का सबसे आसान तरीका सीसी लाइन ही है, जब तक कि तुम्हारे पास प्राइवेट जेट ना हो और हेडमास्टर से परमिशन ना मिली हो। आधी रात तक इंतजार करते करते दोनों सो जाते हैं। तभी मिंगफेई एक अजीब सपना देखता है। वो खुद को एक जंग में पाता है, लोग कतारों में भाग रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है। तभी उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि स्टेशन की खिड़की के बाहर एक बड़ा चांद चमक रहा है और पास में ही जमीन पर बैठा हुआ एक छोटा लड़का उसे घूर रहा होता है। लड़का मिंगफेई को ऐसे देखता है जैसे वो उसे जानता हो और उसे भाई कहकर पुकारता है, लेकिन तभी मिंगफेई फिर से जाग जाता है। मतलब सपना के अंदर सपना, ये तो भाई पूरा ड्रीमसेप्शन हो गया। अभी मिंगफेई सपने से हड़बड़ाकर उठा ही था कि फिंगर भी जाग जाता है और कहता है कि सीसी लाइन आ चुकी है। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो हाथ में घंटी लेकर उनकी ओर बढ़ रहा है। वो आदमी ऐलान करता है कि सीसी 1000 एक्सप्रेस ट्रेन आ चुकी है और सभी स्टूडेंट्स को अपना सामान और टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। फिंगर उसकी तरफ बढ़ता है और वो आदमी उसे देखकर कहता है कि वो उसकी फेलियर वाली शक्ल को यहाँ देखकर हैरान है। फिंगर मुंह बनाते हुए कहता है कि उसे फिर से डिमोट कर दिया गया है और उसने लगातार डिमोट होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे उसकी ग्रेड F तक गिर गई है। अब मिंगफेई भी उस कंडक्टर के पास जाता है और बताता है कि वो नया स्टूडेंट है जिसका नाम मिंगफेई है। मिंगफेई का नाम सुनते ही कंडक्टर एकदम से पैनिक करने लगता है और पूछता है कि क्या वो सच में नया एस ग्रेड स्टूडेंट है। वो ये भी पूछता है कि आखिर प्रोफेसर अपने प्राइवेट प्लेन में उसे लेने क्यों नहीं आए। ये सब सुनकर फिंगर भी डर जाता है और पूछता है कि क्या ये सब सच है। अब मिंगफेई भी खुद को अकेला महसूस न करने के लिए घबराना शुरू कर देता है। जैसे ही वो चेक इन करता है, पूरा एयरपोर्ट चमक उठता है और अंडरग्राउंड पैसेजवे खुल जाता है। तभी सीसी एक 000 एक्सप्रेस ट्रेन भी आ जाती है और प्रोफेसर गुड मारियो की तरह उसमें से बाहर पॉप हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स ट्रेन में चढ़ते हैं, यूनिफॉर्म्स पहनते हैं और प्रोफेसर मिंगफेई से एक ONDA नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी प्रक्रिया होती है क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्पेशल स्टडीज होती है जो दुनिया में कहीं और नहीं होती। प्रोफेसर मिंगफेई को समझाता है कि वे यहाँ ड्रैगन्स के बारे में पढ़ते हैं और उससे पूछता है कि वो ड्रैगन्स के बारे में क्या जानता है। मिंगफेई कहता है कि ड्रैगन्स तो बस लेजेंडरी क्रीचर्स हैं जो अलग अलग मिथ्स और कहानियों का हिस्सा है, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि ड्रैगन्स असली है और इंसानों और ड्रैगन्स के बीच बहुत लंबे समय से जंग चल रही है। साधारण लोग इस बारे में नहीं जानते और कैसल कॉलेज का काम है ड्रैगन्स को मारने के तरीके सीखना और ऐसे हीरोज बनाना जो मानवता की रक्षा कर सके। ये सुनने के बाद मिंगफेई कहता है कि शायद प्रोफेसर को ड्रैगन स्लेयर की नहीं बल्कि एक मेंटल डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन तभी मिंगफेई अचानक बेहोश हो जाता है और एक सपना देखने लगता है। सपने में वही छोटा लड़का फिर से दिखाई देता है और उसे बताता है कि ड्रैगन्स असली है। वो उसे एक दृश्य दिखाता है जिसमें एक असली ड्रैगन बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर बैठा होता है। वो बताता है कि बहुत साल पहले एक इंसान ने ड्रैगन किंग को उसके सिंहासन पर मार दिया था और वो इंसान पहला मानव सम्राट बन गया और जब ड्रैगन मरा तो सभी ने जश्न मनाया। इसी मानव हीरो की वजह से सभ्यता इतनी आगे तक बढ़ पाई। इतना कहकर वो लड़का गायब हो जाता है और मिंगफेई की नींद खुल जाती है। अब मिंगफेई कहता है कि हो सकता है कि प्रोफेसर पागल न हो। प्रोफेसर अब अपने एक एसोसिएट को बुलाता है जो 2 बॉक्स लेकर आता है। वो आदमी कहता है कि अपने 40 साल के करियर में उसने सिर्फ 2 एस ग्रेड स्टूडेंट्स देखे हैं और बदकिस्मती से पहला स्टूडेंट तो ट्रकुन के हाथों स्वर्ग से धार गया। इसके बाद वो पहले बॉक्स को खोलता है जिसमें एक ड्रैगन का स्केल रखा हुआ होता है। वो मिंगफेई से कहता है कि वो इस पर गोली चलाकर देखे। मिंगफेई कहता है कि उसे मिलिट्री ट्रेनिंग के कारण गन चलाने का थोड़ा अनुभव है। वो गन उठाकर निशाना लगाता है और फायर करता है, लेकिन गोली सीधे उछलकर वापस आ जाती है। वो स्केल इतना मजबूत है कि गोली का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। मिंगफेई ड्रैगन स्केल की ताकत देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर कहता है कि ये शायद कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो अब दूसरे बॉक्स की तरफ बढ़ता है और जैसे ही उसे खोलता है उसमें एक कैप्सूल के अंदर सोता हुआ बेबी ड्रैगन दिखाई देता है। प्रोफेसर उसे इस ड्रैगन की कहानी बताने लगता है, लेकिन मिंगफेई हंसते हुए कहता है कि ये तो कोई एक्शन फिगर है और उनसे कहता है कि थोड़ा बड़ा हो जाओ भाई। लेकिन तभी मिंगफेई उस ड्रैगन को करीब से देखता है और अचानक वो जाग जाता है और कैप्सूल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नए नैनोटेक केस की वजह से वो ड्रैगन फिर से सो जाता है बिना भागने की कोशिश किए। प्रोफेसर कहता है कि शायद मिंगफेई की स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स की वजह से ड्रैगन ने ऐसा रिएक्ट किया। मिंगफेई मजाक में कहता है कि उसके पूर्वज एंड्रयू टेट ये सुनकर बहुत खुश होंगे। इसके बाद सब लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं और मिंगफेई प्रोफेसर के साथ अंदर की ओर बढ़ता है। रास्ते में मिंगफेई प्रोफेसर से पूछता है कि वहाँ कोई और स्टूडेंट्स क्यों नहीं दिख रहे। प्रोफेसर भी सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक एयर सायरन बजने लगते हैं और प्रोफेसर को समझ में आता है कि कुछ बहुत गड़बड़ होने वाली है। वो मिंगफेई का हाथ पकड़कर जल्दी से एक पिलर के पीछे छिपने के लिए भागता है। अचानक चारों तरफ से ढेर सारे यंग लोग निकल आते हैं जो रेड और ब्लैक सूट पहने हुए होते हैं। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और पूरा एरिया किसी वॉर जोन में बदल जाता है। प्रोफेसर भी गोली लगने से गिर जाता है और जल्दी ही आउट हो जाता है। ये पागलपन तब तक चलता है जब तक कि सिर्फ एक औरत और दोनों ग्रुप्स के लीडर्स ही बचे रहते हैं। अब दोनों लीडर्स आमने सामने आ जाते हैं। एक है स्टूडेंट यूनियन का लीडर सीजर और दूसरा है लॉयनहार्ट सोसाइटी का प्रेसिडेंट जेहेक। दोनों ऐसे लड़ते हैं जैसे कोई ओपी एनिमे के प्रोटैगनिस्ट हो और बेचारा मिंगफेई उनके सामने किसी एनपीसी की तरह लगता है। जब दोनों लीडर्स एक दूसरे को किल करने में व्यस्त होते हैं तो मिंगफेई 2 लड़कियों के बीच में फंस जाता है। रेड टीम की लड़की नैनो निकलती है जो मिंगफेई की ओर गन तानकर कहती
देखती है कि वो नीचे झुक जाए, वो तुरंत पीछे खड़ी लड़की पर गोली चलाती है, लेकिन खुद भी हिट हो जाती है। अब ऐसा लगता है कि ब्लैक टीम जीत गई है, लेकिन तभी मिंग फेई अचानक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में चला जाता है। वो अपने शरीर को उस छोटे लड़के के हवाले कर देता है जो उसके सपनों में आ रहा था, और अब वो लड़का बॉस की तरह दोनों लीडर्स को भी शूट कर देता है। इसके बाद मिंग फेई एक पिलर के पास बैठ जाता है और धीरे धीरे अपने शरीर पर कंट्रोल वापस पा लेता है। तभी वहाँ एक बड़े ग्रुप में नर्सेस और मेडिक्स आ जाते हैं और सभी को ट्रीट करने लगते हैं। उनके साथ एक गंजा आदमी जो ब्लैक सूट पहने होता है वहाँ आता है और इस पूरे इवेंट में बर्बाद हुए पैसों की शिकायत करने लगता है। जैसे ही प्रोफेसर उठता है वो समझाता है कि वे लोग एनेस्थेटिक पेंट बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं जो अपने टारगेट को सिर्फ मार्क करके सुला देती है बिना किसी नुकसान के। आज कॉलेज में फ्री डे था और सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर एक महंगे पेंटबॉल शूटिंग गेम का प्लान बनाया ताकि ये देखा जा सके कि कौन बेहतर है। प्रोफेसर ये समझा ही रहा था कि तभी उसकी छाती पर एक और बुलेट फटती है और वो फिर से सो जाता है। वो गंजा आदमी प्रोफेसर मैन निकलता है जो कॉलेज के फाइनेंस और डिसिप्लिन का इंचार्ज है। वो गुस्से में प्रिंसिपल को कॉल लगाता है और शिकायत करता है कि इन स्टूडेंट्स ने उसके कॉलेज का कचरा बना दिया है, लेकिन प्रिंसिपल हंसते हुए कहता है कि ये स्टूडेंट्स का हक है और कॉलेज 200,000 से भी ज्यादा के रिपेयर कॉस्ट को पे करेगा। प्रिंसिपल को अफसोस होता है कि इस साल वो गेम में शामिल नहीं हो सका और वो वादा करता है कि अगली बार जरूर खेलेगा। स्टूडेंट बॉडी की चीयरिंग सुनकर वो मिंग फेई के बारे में पूछता है और उसे अपनी क्लास ज्वाइन करने के लिए कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। कॉल खत्म होने के बाद प्रोफेसर मैन मिंग फेई से कहता है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे जल्दी से अपने डॉम में जाना चाहिए क्योंकि सारे स्टूडेंट्स की जलती हुई नजरें उस पर टिकी हुई है। बाद में मिंग फेई अपने डॉम में पहुंचता है और देखता है कि वो काफी बड़ा कमरा है जो 2 लोगों के लिए है और उसका रूममेट कोई और नहीं बल्कि फिंगर सीन पाई ही है। फिंगर उसे पहले ही दिन कॉलेज घुमाने के लिए ऑफर कर देता है। वो उसे अलग अलग बिल्डिंग्स दिखाता है और बताता है कि कॉलेज ग्राउंड्स में कोई भी स्पिरिट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ये सब प्रोफेसर मैन के डैड की वजह से मुमकिन हो पाया है। वो वॉच टावर में रहते हैं और अपनी पावर से पूरे कॉलेज के चारों तरफ एक बैरियर कास्ट करते हैं। फिंगर फिर मिंग फेई को एक ऐसी क्लासरूम में ले जाता है जहाँ लोग स्पिरिट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बताता है कि ये पावर ड्रैगन लैंग्वेज को ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ रेजोनेट करके आता है, मतलब तुम्हारे अंदर मैच का खून होना चाहिए और अगर नहीं हुआ तो सीधा तुम मगल्स की तरह हॉगवर्ट्स या पीसी यूनिवर्स भेज दिए जाओगे। चलते चलते वो लोग कई स्टूडेंट्स को स्पिरिट लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। एक स्टूडेंट अचानक अपना वाटर स्पिरिट कंट्रोल करने में फेल हो जाता है, लेकिन तभी दूसरा स्टूडेंट उसे फ्रीज करके सबकी जान बचा लेता है। इस सब के बीच कहीं एक एयरशिप पर प्रिंसिपल अपने दोस्त मैनसन के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। प्रिंसिपल उससे उस समय के स्टूडेंट्स के बारे में पूछता है जब आखिरी ड्रैगन किंग जिंदा था। वो कहता है कि इस बार वो सोल्जर्स नहीं बल्कि ऐसे जीनियस प्रोड्यूस करना चाहता है जो इंसानियत को एक नए पीसफुल एरा में ले जा सके बिना ड्रैगन्स के खतरे के, और इसके लिए वो खुद मिंग फेई को ट्रेन करने के लिए तैयार है। इसके बाद वो मैनसन से एक सीक्रेट मिशन के बारे में पूछता है जिसे वो शुरू करने वाले हैं। उनकी एयरशिप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती रहती है। कॉलेज में प्रोफेसर गुड मिंग फेई को उसके 3 एग्जाम के लिए लेने आता है, लेकिन उससे पहले वो उसे एक म्यूजिक बॉक्स दिखाता है जिसमें ब्लैक ड्रैगन एम्परर की रिकॉर्डिंग होती है। प्रोफेसर समझाता है कि जिन लोगों में ड्रैगन ब्लड लाइन होती है वो सभी एम्परर के सब्जेक्ट्स होते हैं। जब भी एम्परर अपनी दहाड़ छोड़ता सारे ड्रैगन्स उसके सिंहासन की ओर झुककर सलाम करते। यही स्पिरिट लैंग्वेज सीखने का पहला स्टेप है। ये ह्यूमंस को मति भ्रम हेल्यूसिनेट कर देता है जिनमें ड्रैगन ब्लड लाइन होती है। वो रिकॉर्डिंग प्ले करता है और मिंग फेई से पूछता है कि क्या उसने कुछ देखा। मिंग फेई जवाब देता है कि उसे बस नींद सी आने लगी और कुछ नहीं। प्रोफेसर ये सुनकर चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ग्रेड एस ब्लड लाइन होते हुए भी ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो घबराते हुए लाइब्रेरी की ओर भागता है और प्रोफेसर मैन को भी वही बुला लेता है। लाइब्रेरी में वे पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं कि मिंग फेई शायद एम्परर के लेवल का हो सकता है या फिर उसके अंदर व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन है। अब ये मामला और पेचीदा हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर गुड कहता है कि ये सीक्रेट रखना चाहिए वरना मिंग फेई किसी लैब में कैद हो जाएगा। अगले दिन सारे नए स्टूडेंट्स के 3 एग्जाम्स होते हैं और मिंग फेई बस फिंगर सीन पाई से मिले जवाबों को कॉपी करके पास हो जाता है। एग्जाम के दौरान वो एक सपना देखता है जिसमें वो बच्चा जिसका नाम मिंग्स है खुद को उसका भाई बताता है, लेकिन हमारा चैड मिंग फेई एग्जाम के 3 घंटों में से 2 घंटे सो ही लेता है। रात में मिंग फेई एक बेल की आवाज सुनता है और सपने में फिर से मिंग से मिलता है। मिंग्स बताता है कि ये बेल ऑफ डेथ है और इसका मतलब है कि कोई मरने वाला है और मिंग फेई मुसीबत में पड़ने वाला है। लेकिन मिंग्स कहता है कि ये एक अवसर भी हो सकता है और उससे पूछता है कि उसे कौन सा पर्क चाहिए। मिंग फेई को याद आता है कि नैनो ने उसे रूफटॉप पर कैसे ढूंढ लिया था और वो मिंग से एक ऐसी एबिलिटी मांगता है जिससे वो पूरी दुनिया का मैप देख सके और सब कुछ ट्रैक कर सके। मिंग्स उसे ये पावर देता है और मिंग फेई असल में जाग जाता है जब फिंगर उसे बताता है कि इमरजेंसी अलार्म बज चुका है। सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं और प्रोफेसर बताते हैं कि एक मिशन के दौरान उन्हें ब्रॉन्ज ड्रैगन किंग का पैलेस मिला है और उनके 2 बोर्ड मेंबर्स वही
फंसे हुए हैं। पैलेस लगातार बदलता रहता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वे पैलेस में मिले कुछ ड्रैगन राइडिंग कोड्स की तस्वीरें दिखाते हैं और स्टूडेंट से कहते हैं कि उन्हें डीकोड करने की कोशिश करें ताकि उस जगह से निकलने का रास्ता मिल सके। सिर्फ 20 मिनट बचे होते हैं और मदद के लिए दुनिया भर से कोशिशें की जा रही होती है। मिंगफई आसपास के सारे स्टूडेंट्स को उनकी पूरी ताकत लगाते हुए देखता है और खुद को बिल्कुल बेकार महसूस करने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसके पास तो वो ओपन मैप पावर है। वो उसे यूज करके पैलेस से बाहर निकलने का तरीका ढूंढता है और उसे सबमिट कर देता है। आखिरकार वे उस रास्ते को उन लोगों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन मुश्किल ये होती है कि उनके पास बचा हुआ ऑक्सीजन काफी नहीं होता। वो दोनों लोग वही होते हैं जिन्होंने मिंगफई का कॉलेज के लिए इंटरव्यू लिया था और हाँ, ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। वे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि किसी तरह सतह तक पहुंच सके और वो कूनन जिसे वे पैलेस से लेकर आए थे उसे डिलीवर कर सके। लेकिन उनके रास्ते में आता है ड्रैगन किंग का रिटेनर, एक सी ड्रैगन, जो उन दोनों को मार देता है। लेकिन मरने से पहले वो कूनन को एयरशिप में मौजूद हायर अप्स तक पहुंचा देते हैं। सी ड्रैगन वो कूनन वापस पाने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन मैंस अपने मरे हुए साथियों का बदला लेने के लिए पूरी ताकत से उस ड्रैगन से भिड़ जाता है। ये एक लंबी और खतरनाक चेज बन जाती है जहाँ सी ड्रैगन बार बार उन पर हमला करने की कोशिश करता है और आखिरकार मैंस की सेक्रेटरी को भी मार डालता है। मैंस इस सदमे में अपने मशीन गन से उस ड्रैगन पर फायर करता है, लेकिन सब बेकार। एयरशिप भी धीरे धीरे पावर खोने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि अब सबका अंत आ गया है। लेकिन तभी मैंस को ध्यान आता है कि वो डैम के पास पहुंच चुके हैं। वो एयरशिप को डैम की ओर ले जाने का हुक्म देता है ताकि सी ड्रैगन उनका पीछा करते हुए वहां आए और वो उसे डैम के गेट्स के बीच कुचल कर मार सके। उनकी ये प्लानिंग काम कर जाती है, लेकिन उससे पहले ड्रैगन अपना एक दांत मैंस के पेट में घुसा देता है। बाद में प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। उन्होंने कई जरूरी ड्रैगन राइडिंग कोड्स और आर्टिफैक्ट्स हासिल कर लिए और ये सब मिंगफई और बाकी स्टूडेंट्स की मदद से मुमकिन हुआ। लेकिन उसी समय कॉलेज की बेल बजती है जो बताती है कि उनके कुछ मेंबर्स की मौत हो गई है। हॉल से बाहर निकलते समय जियांग मिंगफई को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है और उसे लायन हर्ट सोसाइटी में अपने सक्सेसर के रूप में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन मिंगफई साफ मना कर देता है कि वो इतनी बड़ी पोजीशन को नहीं ले सकता। एयरशिप पर वापस प्रिंसिपल अपने मरते हुए दोस्त के पास जाता है और उसे मिशन की रिपोर्ट देता है। वो उससे कहता है कि स्टूडेंट्स को इस लॉस के बारे में न बताएं, बल्कि उन्हें सिर्फ अगले मिशन के लिए तैयार होने के लिए कहें। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि उसकी गोद ली हुई बेटी नैनो का ख्याल रखे और उसे सुरक्षित रखे। कुछ दिनों बाद मिंगफई को नैनो की तरफ से एक ऑनलाइन इन्विटेशन मिलता है स्टूडेंट यूनियन की ओर से एक बॉल डांस के लिए। वो फिंगर के साथ वहाँ पहुँचता है और फिंगर उसे बताता है कि स्टूडेंट यूनियन का लीडर सीजर वेस्टर्न गैटुसो फैमिली का उत्तराधिकारी है। सीजर का एटीट्यूड काफी एरोगेंट है और ऐसा लगता है जैसे वो इसी तरह मिंगफई को स्टूडेंट यूनियन में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे जियांग ने उसे पहले इनवाइट किया था। मिंगफई कहता है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिंगर उसे कहता है कि वहाँ महंगा खाना और ड्रिंक्स है तो क्यों न जाया जाए। रात में जब वो बॉलरूम में पहुँचते हैं तो पता चलता है कि नैनो असल में सीजर की मंगेतर है और सीजर ने ये पार्टी सिर्फ उसके बर्थडे के लिए रखी थी। सब डांस करने लगते हैं और फिंगर मिंगफई को खींच लेता है क्योंकि उसे पता है कि मिंगफई को वैसे भी कोई लड़की नहीं मिलने वाली। लेकिन तभी वो ब्लॉन्ड हेयर वाली नई स्टूडेंट जिसे मिंगफई बार बार देखता रहता था उसके पास आती है और उसे डांस करने में मदद करती है। उनका डांस इतना बढ़िया होता है कि सब लोग ताली बजाने लगते हैं। परफॉर्मेंस के बाद सीजर औपचारिक रूप से मिंगफई को अपने साथ खड़े होने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन मिंगफई कहता है कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। फिर वो नैनो को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही फ्रेश एयर लेने के बहाने निकल गई थी।